हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। आज आपके साथ मैं फिर से पेपर गणित का आरबीएससी मैथ्स मॉडल पेपर 2023 का लेकर अपने फर्स्ट वीडियो में अपन ने देखा था पार्ट ए। अब अपन नेक्स्ट आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। तो देखते हैं, चौथा क्वेश्चन है अपने पास, दो संख्याओं 616 और 32 का HCF ज्ञात कीजिए। तो देखिए, 616 और 32 का HCF ज्ञात करने के लिए एक तो अभाज्य गुणनखंड विधि है और दूसरी विधि है अपने पास यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो मैं यहाँ पर यूक्लिड प्रमेयिका से सॉल्व कर रहा हूँ। यूक्लिड प्रमेयिका, तो ये होता है A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यहाँ आर का मान 0 से बड़ा या बराबर तथा b से छोटा होता है। ओके, और a हमेशा बड़ा होगा b से। तो अपने पास बड़ा है 616 बराबर 32 इंटू, अब 32 से ऐसी संख्या से गुणा करना है जो 616 आ जाए या उससे कम आए। तो वो है अपने पास 20 बार में 640 आएगा, तो उसमें से 32 घटा देंगे तो 19 बार में आएगा 308, प्लस शेषफल बचेगा 8। फिर यहाँ पर आ जाएगा 32 और इधर शेषफल 8। 8 में कितने का गुणा करें कि 32 आ जाए तो 4, और शेषफल 0। जब तक शेषफल 0 नहीं आए तब तक अपने को यह प्रक्रिया करते रहना है। अब यहाँ पर शेषफल 0 आ गया है, तो ये 8 जो है वो अपना हो जाएगा HCF, यानी कि 616 और 32 का HCF आ गया अपने पास 8। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। पाँचवें क्वेश्चन में अपने को पूछा है, देखिए 5वां क्वेश्चन है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक 4 तथा 1 हैं। तो भाई, बहुपद का शून्यक जो होता है वो अपन मानते हैं अल्फा और बीटा। बहुपद द्विघात बहुपद होता है वो ax² प्लस bx प्लस c के रूप का होता है, जिसके शून्यक होते हैं अल्फा और बीटा अपन ने मान लिए। तो बहुपद के गुणांक abc और शून्यक अल्फा और बीटा में संबंध होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो अपने को अल्फा का मान तो दे रखा है, दो शून्यक दे रखे हैं। तो अल्फा अपन मान लेते हैं फर्स्ट शून्यक 4 और बीटा मान लेते हैं सेकंड वाला शून्यक 1। तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा यहाँ पर अपने पास -b/a, यानी कि अल्फा तो है अपने पास 4 और बीटा है 1, -b/a बराबर हो जाएगा 5। इसी प्रकार से अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। अल्फा है अपने पास 4, बीटा है 1, यानी कि c/a का मान आएगा अपने पास 4। अब यहाँ पर देखिए, अपन इनसे तुलना करते हैं तो a का मान 1 आएगा, b का मान आ जाएगा -5 और c का मान आ जाएगा अपने पास 4। तो इसमें ये जो द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है, इसमें यदि अपन मान रखते हैं तो ये आ जाएगा x² -5x प्लस 4। अब यहाँ पर यदि कोई कांस्टेंट कॉमन लिया हुआ है तो उसको अपन के मान के उससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है अपने पास क्वेश्चन नंबर 6। छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में है, द्विघात समीकरण 6x² -x 2 बराबर 0 के सूत्र ज्ञात कीजिए, या फिर रूट्स यानी कि अपने को मूल ज्ञात करने हैं। तो देखिए, अपन देखते हैं, समीकरण दे रखा है अपने को द्विघात समीकरण 6x² -x 2 बराबर 0। यहाँ पर अपने को पहले पद
6x² माइनस x माइनस 2 बराबर 0। पहले पद और तीसरे पद का गुणा करते हैं तो यहाँ पर आ रहा है 6 × 2 12। अब अपने को ऐसी संख्या ज्ञात करनी है जिनका गुणा करने पर 12 आए और जोड़ने या घटाने पर माइनस का 1 आ जाए, तो वो हो जाएगा 3 × 4 12। तो अपन इस बीच वाले पद को बांटेंगे -4x प्लस 3x के रूप में लिख देंगे -x को, -2 बराबर में 0, यानी कि ये हो जाएगा। इन दोनों पदों में से अपन 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 3x माइनस यहाँ पर बचेगा अपने पास 2 प्लस इन दोनों में से 1 कॉमन ले लेंगे तो 3x माइनस 2 बच जाएगा बराबर में 0। इन दोनों पदों से 3x माइनस 2 कॉमन आएगा। फर्स्ट पद में बचेगा अपने पास 2x और सेकंड में बचेगा प्लस का 1 बराबर में 0। अब आगे देखते हैं, दो गुणनखंड आ गए हैं, इनमें से या तो 3x माइनस 2 बराबर 0 होगा या फिर 2x प्लस 1 बराबर 0 होगा। यदि ये 0 है, 3x माइनस 2 बराबर 0 है तो 3x बराबर हो जाएगा 2, यानी कि यहाँ से x का मान आएगा 2/3 और इधर से मान आ जाएगा 2x = -1 और x का मान आ जाएगा माइनस का 1/2। तो x के दो मान आ गए 2/3 और माइनस का 1/2। ओके, नाउ नेक्स्ट प्रश्न संख्या कौन सा, अभी छठा देख लिया। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 7। बिंदुओं 1, -5 और -4, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को x अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है। तो देखिए, x अक्ष किसी भी x अक्ष पर स्थित कोई भी बिंदु जो होता है उसका y निर्देशांक हमेशा क्या होता है, 0 होता है। तो अपने को दो बिंदु दे रखे हैं, उनसे रेखाखंड बन रहा है। तो एक तो मान लेते हैं a जो कि दे रखा है अपने को -4, 5 और दूसरा दे रखा है, इसको मान लेते हैं अपन b, ये दे रखा है 1, -5। ओके, अब इनको x अक्ष विभाजित कर रहा है तो अपन मान लेते हैं कि माना x अक्ष पर स्थित बिंदु, अपन बिंदु को मान लेते हैं P, जिसके निर्देशांक हो जाएंगे x, सॉरी यहाँ पर दिख नहीं रहा है, मैं नीचे लिख देता हूँ, P x, 0 है, जो बिंदुओं a -4, 5 और b 1, -5 को मिलाने वाले रेखाखंड को के अनुपात 1 में विभाजित करता है। तो यहाँ पर y निर्देशांक का सूत्र हो जाएगा y बराबर m1y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। क्योंकि y का मान तो अपने पास कितना है, 0 बराबर m1 है अपने पास k और y2 है अपने पास 5 प्लस m2 है अपने पास 1 और ये जो y1 है वो हो जाएगा यहाँ पर y2 तो -5 है और y1 हो जाएगा प्लस का 5 बटे में k+1 लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो इसका मान हो जाएगा 0 बराबर 5 × k -5 k हो जाएगा प्लस का 5 k को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 5 k बराबर में बचेगा अपने पास 5, यानी कि k बराबर हो जाएगा 5/5।
तो यहाँ से अपने को k का मान प्राप्त हुआ कितना, 1। तो इस प्रकार से अनुपात हो जाएगा 1:1। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। तो 8वां क्वेश्चन में देखिए, 8वां क्वेश्चन निकाल लेते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, जूम कर लेते हैं इसको। 8वें क्वेश्चन में अपने को दे रखा है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। ओके, पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढाल नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखते हैं, अपने को भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग दे रखी है। तो ये बना लेते हैं अपन, 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग है और इस पतंग को भूमि के एक सिरे से बांध रखा है, इसको अपन मान लेते हैं। और यहाँ पर दे रखा है कोण अपने को 60 डिग्री का। अपने को इस पतंग की डोरी का माप चाहिए, तो इसको मान लेते हैं अपन, x मान लेते हैं। ओके, ये हो जाएगा त्रिभुज ए बी और ये सी। तो ये थीटा के सामने वाली भुजा तो हो जाएगी कौन, लंब, और ये हो जाएगा कर्ण। ओके, अब यहाँ पर अपने को लाल बटा कक्का से लंब और कर्ण किस में आ रहा है, इसमें साइन थीटा में। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे त्रिभुज ABC में साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा कर्ण, यानी कि साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू लंब तो है अपने पास 60 बटा कर्ण है अपने पास x। तो साइन 60 का मान होता है √3/2 बराबर 60 बटा x। x बराबर हो जाएगा 60, 2 से गुणा हो जाएगा और बटे में आ जाएगा √3, यानी कि x का मान आएगा अपने पास 60 × 2 120 बटा √3। इसका परिमेयकरण करेंगे तो √3 से गुणा और भाग हो जाएगा। अब यहाँ पर x का मान हो जाएगा 120 बटा √3 इंटू √3 3 हो जाएगा इंटू √3, यानी कि x बराबर हो जाएगा 40 गुणा √3 का मान होता है 1.372। x बराबर हो जाएगा 4 गुणित 17.32, यानी कि इधर लिख देता हूँ मैं, x का मान आया, x क्या है अपने पास, डोरी की लंबाई। तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12 का 2 हासिल 1, 7 चौक 28 और 1 29 का 9 हासिल 2, 4 एकम 4 और 2 6, 69.28 मीटर डोरी की लंबाई आ गई। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 9। ओके, 9वें क्वेश्चन में अपने को 6.7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचकर उसका 2:3 में आंतरिक विभाजन करना है। तो देखिए 6.7 सेंटीमीटर का सबसे पहले अपन खींच देंगे एक रेखाखंड। ये लीजिए 6.7 सेंटीमीटर का अपन ने रेखाखंड खींचा है। इसके दोनों सिरों पर अपन लिख देते हैं ए और बी। इसकी लंबाई है 6.7 सेंटीमीटर। उसके बाद ए से अपन एक बना देंगे न्यून कोण। ओके, इस लाइन को अपन नाम दे देते हैं x। अब अपने को अनुपात दे रखा है 2:3। तो देखिए 2:3, यानी कि अपन अनुपातों का योग करेंगे, 2 + 3 कितना
5। तो ये जो AX लाइन है न्यून कोण वाली, इसके अपन 5 बराबर हिस्से करेंगे, 4 और ये 5। अब इस 5वें हिस्से को मिला देंगे अपन B से। ओके, B से मिलाने के बाद इन पांचों को नाम दे देंगे A1, A2, A3, A4 और ये लास्ट वाला A5। ओके, अब अपने पास ये जो एंगल है यहाँ पर प्रकार रख के इस तरह से चाप काटना है, और इसी प्रकार से पहला अनुपात 2 है तो 2 से अपन एक चाप इस तरह का काटेंगे, और इस लंबाई को यहाँ पर मापेंगे और इधर चाप काट के इस A2 को इधर मिलाते हुए एक लाइन खींच देंगे, जिसको अपन नाम देंगे P। अब यहाँ पर अपने को ये जो अपन ने लाइन खींची है, ये लाइन A5B के समांतर होगी A2P, या फिर ये जो A5 कोण A5B बराबर कोण A2P खींचा। ठीक है, अब ये जो अनुपात आएगा वो 2:3 में आएगा। ये तो 2 और ये इधर वाला एरिया हो जाएगा 3। A से P तक 2 और P से P तक 3 हिस्से हो जाएंगे। ओके, अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 10 को। 10वें क्वेश्चन में अपने को दे रखा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10। 10वां क्वेश्चन है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर ऐसी दो स्पर्श रेखाएं खींचिए जो परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हुई हो। तो देखिए, पहले तो अपन ड्रॉ कर लेते हैं एक सर्कल, यानी कि वृत्त अपन बना लेते हैं। वृत्त जिसकी त्रिज्या है अपने पास 5 सेंटीमीटर। ओके, तो ये बना लिया अपन ने वृत्त। अब अपने को इसका वृत्त पर एक दो स्पर्श रेखाएं खींचनी है, जो कि परस्पर कितने डिग्री के कोण पर झुकी हुई है, 60 डिग्री पर। तो अपने को पहले तो खींच लेना है एक व्यास। ओके, तो व्यास जो होता है वो केंद्र से होता हुआ जाएगा, इस प्रकार से खींच लेते हैं अपन, किधर भी खींच सकते हो आप। अब यहाँ पर अपने को केंद्र पर एक 60 डिग्री का कोण बनाना है। तो ये बन जाएगा कुछ इस प्रकार से, चाप काट के इसको मिला देंगे अपन परिधि से। देखिए कुछ इस प्रकार से ये बन गया अपने पास 60 डिग्री का कोण। अब अपन जानते हैं कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में जो कोण होता है वो होता है कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। तो ये इधर का जो कोण बनेगा ये है अपना केंद्र O। ये जो कोण बनेगा वो 180 डिग्री का, क्योंकि ये व्यास वाली जो लाइन है वो एक सरल रेखा होगी। यहाँ पर मान लेते हैं अपन, यहाँ पर अपने को वापस से एक 90 डिग्री का कोण बनाना है, और 90 डिग्री के कोण से ये बन जाएगी एक स्पर्श रेखा। इसी प्रकार से एक स्पर्श रेखा इस तरफ से आ जाएगी, और यहाँ पर भी जो कोण बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का। ये भी बना अपने पास 90 डिग्री का। अब प्रश्न में अपने को कहा है कि चूँकि ये एक चतुर्भुज बन रहा है और ये कोण अपने पास आ जाएगा कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। ओके, तो इस प्रकार से यहाँ पर 90 और यहाँ पर 90, ये दोनों लाइनें जहाँ पर क्रॉस होगी वहाँ पर दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच में कोण बनेगा 60 डिग्री का। ये 120 है, 90 90 टोटल हो जाएगा 360 डिग्री। ओके, अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 11। 11वें प्रश्न में अपने को कहा है कि
यदि दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हों तो सिद्ध कीजिए कि वे त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। तो भाई देखिए, सबसे पहले तो अपन लिखेंगे कि अपनों को दिया क्या है। अपने को दिया है दो त्रिभुज, इनको मान लेते हैं त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज PQR, और एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बराबर है एरिया ऑफ त्रिभुज PQR के। यानी कि दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल जो है वो बराबर अपने को दिया हुआ है, और दोनों त्रिभुज कैसे हैं, दोनों त्रिभुज समरूप हैं। ओके, ये भी अपने को कहा गया है कि दो त्रिभुज समरूप हैं और उनके क्षेत्रफल क्या हैं, बराबर हैं। अब अपने को सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC ये है सर्वांगसम है त्रिभुज PQR के। तो अब कर लेते हैं अपन उत्पत्ति, जिसमें देखिए त्रिभुज, चूंकि त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज PQR के, इसका मतलब हम जानते हैं कि जो प्रमेय 6.6 है उसमें अपन ने पढ़ा है कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटा एरिया ऑफ त्रिभुज PQR, इसका मान AB का स्क्वायर बटा PQ का स्क्वायर के बराबर होता है। यानी कि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल जो होता है वो उनकी संगत भुजाओं के अनुपातों वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। ये अपन ने प्रमेय 6.6 में पढ़ा है। तो अब देखिए, इसका मतलब चूंकि अपने को ये दिया हुआ है कि दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या है, बराबर है, इसका मतलब एक से अपन कह सकते हैं कि इनका अनुपात कितना आ जाएगा, 1 बराबर AB का स्क्वायर अपॉन PQ का स्क्वायर। PQ का स्क्वायर को सामने ले जाएंगे और इधर रह जाएगा AB का स्क्वायर। यानी कि यहाँ से अपने को मिलेगा PQ बराबर AB। ये तो हो गया एक बात। और दूसरा, चूँकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, इसलिए इसके संगत कोण जो होंगे वो बराबर होंगे। यानी कि कोण A जो है वो बराबर होगा कोण P के, एवं कोण B जो है वो बराबर होगा कोण Q के। अब देखिए, अपन ने दोनों त्रिभुजों की एक भुजा बराबर सिद्ध कर दी है, एक कोण भी बराबर, यानी कि दो कोण बराबर कर दिए हैं। अब अपन सर्वांग समता का नियम पढ़ते हैं, कोण भुजा कोण, ASA नियम से ये जो त्रिभुज ABC है ये सर्वांग सम होगा त्रिभुज PQR के। और यही अपने को क्या करना था, प्रूव इति सिद्धम। ओके, अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। 12वें क्वेश्चन में अपने को दिया है, देख लेते हैं। देखिए 12वां क्वेश्चन है, एक घड़ी के मिनट की सुई जिसकी लंबाई दे रखी है 14 सेंटीमीटर, इस सुई के द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए, अपने को दे रखा है घड़ी के सुई की लंबाई कितने दे रखी है, 14 सेंटीमीटर।
उसके बाद अपने को दे रखा है कि अच्छा, घड़ी की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, इसलिए 5 मिनट में बना कोण हो जाएगा 5 × 6 यानी कि 30 डिग्री का। ओके, 30 डिग्री का कोण बनाया अपन ने इस सुई ने, मिनट की सुई द्वारा। अब ये जो घड़ी की सुई होती है वो एक प्रकार से त्रिज्यखंड बनाती है। क्या बनाती है? त्रिज्यखंड। तो इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। अब यहाँ पर ये जो r है ये हो जाएगा घड़ी के सुई की लंबाई, क्योंकि घड़ी की सुई केंद्र से ही घूमती है परिधि तक, तो ये तो हो जाएगा अपना क्या, त्रिज्या r। और थीटा अपने को मिल ही गया है 30 डिग्री, और पाई का मान होता है 22/7 r स्क्वायर यानी कि 6 × 6, और थीटा का मान है अपने पास 30 डिग्री। ओके, सॉरी, r का मान है अपने पास 14 सेंटीमीटर, इधर भी 14 कोण 30, और ये हो जाएगा 360 डिग्री, यानी कि 30 से 360 कैंसिल हो जाएगा 12 बार, 7 से ये कैंसिल हो जाएगा 14 कैंसिल हो जाएगा 2 बार, 22 × 2 हो जाएगा अपने पास 44 × 14/12, यानी कि इसको और डिवाइड करेंगे तो 4 के पहाड़े से 11 बार इंटू इधर आ जाएगा 14, बटे में आ जाएगा 4 के पहाड़े से 12 कटेगा 3 बार, 14 × 11 140 और 14 यानी कि 154/3, और इसका भाग लगाओगे तो 3 5 15 और 1.1 बचेगा, तो 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, या घड़ी की सुई द्वारा 5 मिनट में जो क्षेत्रफल बनाया वो आ गया 51.33 सेंटीमीटर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब है अपने पास प्रश्न संख्या 13वें प्रश्न में क्या दे रखा है देख लेते हैं। 13वां प्रश्न कह रहा है कि त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए, अपने को दे रखा है धातु का गोला, और गोले की त्रिज्या इसको मान लेते हैं अपन r, जो कि दे रखी है 4.2 सेंटीमीटर। उसके बाद दे रखा है अपने को बेलन की त्रिज्या दे रखी है अपने को 6 सेंटीमीटर। अपने को ज्ञात करना है बेलन की ऊंचाई, और बेलन की ऊंचाई को अपन लिखते हैं h। अब देखिए, चूंकि गोले को पिघला करके फिर बेलन बनाया है, इसलिए गोले का आयतन जो है वो बराबर होगा बेलन के आयतन। गोले का आयतन जो है वो बराबर होगा बेलन के आयतन के बराबर गोले का आयतन। ओके, गोले के आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई r क्यूब,
और बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 4/3। अब देखिए यहाँ पर पाई इस तरफ भी है और इस तरफ भी है, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, अपन बेलन की त्रिज्या को लिख देते हैं कैपिटल आर लिख देंगे तो अपने पास कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि कौन सा आर लिखना है। 4/3 और अपने पास आर यानी कि गोले की त्रिज्या है 4.2। आर का क्यूब है तो अपन इसको 4.2 को लिख देंगे 3 बार। अब यहाँ पर मैं पहले से इधर लिख रहा हूँ, पॉइंट हटाएंगे तो ये आ जाएंगे 3 0। बराबर में पाई तो कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 6×6 और एच अपने को ज्ञात करना है। 3 से 42 कैंसिल हो जाएगा, 4 × 14 बार × 42 × 42/3 तो कैंसिल हो गया, 1000 × 6×6 बराबर में है अपने पास h। ये कैंसिल हो जाएगा 7 बार। 14 चौक होता है 56 × 42 6 से कैंसिल हो जाएगा 7 बार। 7 × 7 हो जाएगा अपने पास 49/1000। ये चल रहा है सभी h के बराबर में। h जो है वो बेलन की ऊंचाई है। h बराबर हो जाएगा 49 × 6 यानी कि ये 490 का आधा तो हो जाएगा 245 और 45 यानी कि 294 का 4 हासिल 29। फिर 49 × 5 हासिल अपने पास 29 है। 49 × 5 कितना हो जाएगा 245। 245 में 29 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 25 जोड़े तो हो गए 70 और 4 74 274। अब बटे में है अपने पास 1000 यानी कि h जो कि है बेलन की ऊंचाई, उसका मान 3 0 है तो 3 अंक के बाद लग जाएगा 2.744 और ये सभी अपने को दे रखा था सेंटीमीटर में। तो यहाँ पर अपने पास जो बेलन की ऊंचाई आई है वो आई है 2.744 सेंटीमीटर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 14। 14वें क्वेश्चन में अपने को दे रखा है विमाओं 5.5 × 10 × 3.5 सेंटीमीटर वाला एक घनाभ बनाने के लिए 1.75 सेंटीमीटर व्यास 2 mm मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा। तो एक तो दे रखा है घनाभ की विमाएं, जिसमें कि पहला लिख लेते हैं अपन घनाभ की लंबाई मान लेते हैं 5.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई मान लेते हैं अपन 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई मान लेते हैं अपन 3.5 सेंटीमीटर। और अपने को दे रखा है सिक्के का व्यास। सिक्के का व्यास ये दे रखा है 1.75 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब r बराबर हो जाएगा 1.75/2 सेंटीमीटर। और अपने को दे रखा है सिक्के की मोटाई। सिक्के की मोटाई, अच्छा जो सिक्का है वो बेलन की तरह है तो सिक्के की जो मोटाई है वही हो जाएगी ऊंचाई। सिक्के की ऊंचाई ये दे रखी है अपने को 2 mm, यानी कि 2 mm को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 10 का भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा 2/10 सेंटीमीटर। अब इसने पूछा है कि कितने चांदी के सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा। तो भाई घनाभ बनाना है
तो दोनों जितने चांदी के सिक्के होंगे उतने पिघलेंगे, उन सभी से मिलकर उन सभी का आयतन और घनाभ का आयतन बराबर होगा। तो अपन मान लेते हैं कि चांदी के सिक्कों की संख्या n है। तो माना चांदी के सिक्कों की संख्या n है, अतः घनाभ का आयतन बराबर होगा n चांदी के सिक्कों का आयतन। ओके, अब घनाभ के आयतन का सूत्र तो होता है LBH, और चांदी के सिक्के जो हैं वो बेलन के आकार के हैं, तो इनके आयतन का सूत्र हो जाएगा, n तो सिक्के हैं, यहाँ पर पाई r² h। अब यहाँ पर ये जो h हैं ये तो है बेलन का, और ये जो ऊंचाई है ये 3.5 सेंटीमीटर वो घनाभ की है। अब इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5 बराबर n, पाई का मान 22/7 इंटू r² यानी कि 1.75/2 इंटू 1.75/2 इंटू 2/10। ओके, अब चलते हैं अपन एक लाइन और लिख लेते हैं, क्योंकि जगह कम है। तो 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5। अब ये जो बटे में है वो सभी चला जाएगा ऊपर, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 10, और एक रह गया है अपने पास 7। ओके, और इधर है अपने पास 22 इंटू 1.75 इंटू 2 बराबर में है n। तो यहाँ से देखिए, एक तो देखिए अपने पास ऊपर तो है 2 जगह पर पॉइंट, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट हट जाएगा। अपने यहाँ से एक जगह से पॉइंट हटा देते हैं। यहाँ से पॉइंट हटाने के लिए अपन ऊपर क्या करेंगे, 0 लगा देंगे। ओके, ये लगा दिए 2 0। अब इस 2 से ये 2 कैंसल। ओके, और 35 के पहाड़े में ये आ जाएगा 140, और 35 175, यानी कि 35 से ये कट जाएगा 5 बार में। कितनी बार में? 5 बार में 7। और अब अपने पास बचा है ये, इसको काट देते हैं अपन 2 के पहाड़े से 11 बार, और ये 5 बार। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 7 वापस से 35। 35 के पहाड़े से ये कट जाएगा 5 बार। 5 से ये 5 कैंसल। अब यहाँ पर तो बचा है 11 इंटू 5, यानी कि 55, और ऊपर बचा है, अपन इसको नेक्स्ट पेज पर लिख लेते हैं एक बार, प्लस ये था अपने पास 55 इंटू 10 इंटू 35 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 10, और इधर था बटे में था अपने पास 22 इंटू 1.75 इंटू 1.75 इंटू
2। ओके, तो अब इसको अपन पहले काट देते हैं। ये हो जाएगा 5/2 इंटू ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा। अच्छा, यहाँ पर अपन ने इनके ये जो 2 पॉइंट हटा दिए हैं, इसको अपन मैं इधर लिख देता हूँ 100। ओके, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो अपने पास ऊपर बचेगा 35 इंटू 7 इंटू 2 हो गया 4। ओके, बटे में 1.75 इंटू 1.75 इंटू यहाँ पर 2। अब अपने पास 2 बार बच रहा है, तो 2 दूनी 4 से 4 कैंसल। यहाँ पर बचेगा, ऊपर तो बचा अपने पास 35 इंटू 35 और बटे में बचा है 175 इंटू 175। पॉइंट हटा देंगे तो 1 2 3 और 4 0 अपने पास लग जाएंगे। ये कट जाएगा 5 बार और ये भी कट जाएगा 5 बार, यानी कि 10,000 में अपने को भाग लगाना है कितने का? 25 का। तो ये हो जाएगा, ये सभी जो है वो अपने पास चल रहा था n के बराबर में। ओके, बराबर में कितना था? n, बराबर में n, यानी कि n का मान 25 का भाग 100 में लगाएंगे तो 4 बार और पीछे बच जाएंगे 2 0। तो भाई चांदी के सिक्कों की संख्या आई है अपने पास 400। ओके, अब नेक्स्ट अपने पास है क्वेश्चन नंबर 15। 15वें क्वेश्चन में देखते हैं, अपने को दे रखा है। चलिए 15वां क्वेश्चन देखते हैं भाई। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 15। 15वें क्वेश्चन में अपने को ज्ञात करना है निम्न बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। तो ये दे रखा है अपने को, देखिए एक तो दे रखा है x का मान लाइन से दे रखा है 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 80। और इधर दे रखा है अपने को f का मान दे रखा है, देखिए ये दे रखा है f का मान, देख लीजिए आप भी, 6, 11, 7, 4, 4, 2, 1, 6, 11, 7, 4, 4, देख लीजिए 20 के सामने है, कितना है? 20 के सामने अपने पास है 6, फिर 30 के सामने है 11, फिर है 7, फिर है 4, फिर है 4, फिर 2 और लास्ट में 1। माध्य ज्ञात करने के लिए अपन ज्ञात करते हैं fx। 20 इंटू 6 हो जाएगा अपने पास 120। यहाँ पर हो जाएगा 11 इंटू 3 33, यानी कि 330। ये हो जाएगा 7 चौक 28, यानी कि 280। 520 यानी कि 5 चौक 20, तो ये हो गया 200। 6 चौक 24, यानी कि 240। 7 दूनी 14, यानी कि 140 और इधर हो जाएगा 80। इसको जोड़ेंगे तो ये हो गया अपने पास 0। अच्छा, इस जोड़ को अपन कहते हैं सिग्मा fx। तो सिग्मा fx हो जाएगा अपने पास 8 4 12 4 16 और 8 24 और 3 27 और 2 29 का 9 हासिल 2, 2 और 3 3 और 5 6 7 8 9 10 11 12 और 1 13, यानी कि यहाँ पर आया सिग्मा fx आया अपने पास 1390। सूत्र में अपने पास होता है एक सिग्मा f। ये हो जाएगा कितना? 2 और 1 3, 3 4 7, 4 11, 11 और 7 18, 18 और 11 ये हो गया 29 और 6 हो गए अपने पास
35। अब माध्य x बार का सूत्र होता है सिग्मा fx बटा सिग्मा f, यानी कि x बार बराबर हो जाएगा सिग्मा fx तत्व अपने पास 1390, सिग्मा f था अपने पास 35। x बार बराबर 35 का भाग लगाएंगे 1390 1390 में, तो ये लगेगा, देखिए 35 इंटू 3 105, तो अपने पास यहाँ पर बचेगा लगभग 34। 340 में भाग लगेगा 9 बार, 9 बार में आ जाएगा 350 में से 35 यानी कि 315। 25 बचेंगे, 25 में फिर 250 हो जाएगा, तो 250 में भाग लगेगा 7 बार। ओके, 7 बार में आएगा 245। हाँ, बराबर 245। फिर 5 बचेगा, 5 में 0 लगेगा तो वापस एक बार भाग लगेगा, तो ये उत्तर आएगा जो माध्य है वो लगभग 39.71। ओके, नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन 16वें क्वेश्चन में अपने को प्रायिकता ज्ञात करनी है। प्रायिकता वाले पार्ट से प्रश्न आया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दो खिलाड़ी ए और बी टेनिस का एक मैच खेलते हैं। यह ज्ञात है कि ए के मैच जीतने की प्रायिकता 0.38 है, बी के मैच जीतने की प्रायिकता क्या है। तो देखिए यहाँ पर अपने को दे रखा है घटना दे रखी है, ए के मैच जीतने की प्रायिकता अपने को दे रखी है 0.38। अब अपन ए के मैच जीतने की घटना को मान लेते हैं, मतलब इसकी प्रायिकता को मान लेते हैं प्रायिकता ऑफ ए। तो ए के मैच हारने की प्रायिकता हो जाएगी प्रायिकता ऑफ ए डैश। ये है मैच नहीं जीतने की प्रायिकता और ये है मैच जीतने की प्रायिकता। इन दोनों का योग सदैव कितना रहता है, 1। और ये अपने को दे रखा है 0.38, यानी कि ए के मैच नहीं जीतने की प्रायिकता बराबर 1। प्रायिकता ऑफ ए के मैच नहीं जीतने की प्रायिकता बराबर 1 माइनस 0.38। प्रायिकता ऑफ ए डैश मतलब ए के मैच नहीं जीतने की प्रायिकता आ रही है अपने पास 0.62। अब जब ए मैच नहीं जीतता है तो मैच कौन जीतेगा, बी। तो ए का मैच नहीं जीतना बराबर होगा बी का मैच जीतना। तो यानी कि इसका मतलब प्रायिकता ऑफ बी, यानी कि बी के मैच जीतने की प्रायिकता जो है वो ए के मैच के हारने की प्रायिकता के बराबर होगा, यानी कि 0.62 अपना आ गया उत्तर। इस प्रकार से दोस्तों अपन ने ये पार्ट बी अपन ने सॉल्व कर लिया है। सेकंड पार्ट था ये, अपन ने इससे पहले पार्ट को सॉल्व किया है। अब इसमें आपको कितना समझ में आया, कोई समस्या हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करें और मुझे और भी अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने के लिए आपका सहयोग प्रदान करते रहें। सभी का धन्यवाद। जय हिंद।